हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सब लोगों का इंग्लिश की इस क्लास में। और आज आप सब लोग मेरे साथ करने वाले हैं एक दमदार प्रैक्टिस सेशन। जी हाँ, जो आज का प्रैक्टिस सेशन होगा वो बहुत ही शानदार होने वाला है। और इस सेशन के अंदर बहुत इतने खूबसूरत क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए डाले हैं, स्पेशली कुछ इक्के दुक्के कॉन्सेप्ट्स जो बहुत बार एग्जाम में देखे गए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप लगातार बने रहिए, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। क्लास चलती रहेगी, अपने हिसाब से आपको बीच बीच में सही जगह पर वक्त दिया जाएगा अपना आंसर देने के लिए। 5 से 7 सेकंड का इतना ही टाइम आपको एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, एग्जाम में जितना मिलता है उतना ही हम यहाँ पर मिलने वाला है। तो अगर फिर भी मान लो अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप इसे पॉज करके जब चाहें तब अपना आराम से आंसर देके फिर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं सूरज स्वागत करता हूं आप सब लोगों का इंग्लिश ग्रामर की इस क्लास में, जहां आज हम सीखने वाले हैं एडजेक्टिव की, किसकी, एडजेक्टिव की प्रैक्टिस क्लास। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सामने अब स्क्रीन पर आते रहेंगे लगातार कुछ क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रही आपके पहले क्वेश्चंस। शुरुआत के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपको जो नजर आ रहा है पहला क्वेश्चन वो है, दिस प्लेस इज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट, वी मस्ट स्टे हियर फॉर सम टाइम। बताइए क्वेश्चन में क्या एरर है, या फिर कोई एरर नहीं है, और एरर है तो इम्प्रूवमेंट क्या करेंगे आप। ठीक है, हमें हर तरह की चीज़ों का आंसर देना है कि सेंटेंस में कहाँ एरर है, क्या इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि हमें एक ही क्वेश्चन टाइप से हर तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने सीखने हैं, चाहे वो इंप्रूवमेंट के हों चाहे एरर डिटेक्शंस के हों। ठीक है दोस्तों, तो बताइए सेंटेंस के अंदर क्या गलती है या फिर सही है, कोई गलती नहीं है। दिस प्लेस इज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट, वी मस्ट स्टे हियर फॉर सम टाइम। क्या इसमें कोई एरर है या नहीं है? चलिए, इस सेंटेंस के अंदर देखो हमने एक सीखा था कंसेप्ट। अगर आप लोग पहली बार क्लास ले रहे हैं तो पीछे के वीडियो ज़रूर देखें। हमने एक कंसेप्ट सीखा था जिसमें हमने आपको ये बताया कि जब भी बात हो कंपैरिजन की, अगर कंपैरिजन की बात है तो नो डाउट हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। तो यहाँ पर क्या कंपैरिजन है, दिस प्लेस का कंपैरिजन हुआ है दैट के साथ में, यानी कि उस वाले जगह के साथ। एक जगह का कंपैरिजन दो जगह के साथ है, दूसरी जगह के साथ है, तो कंपैरिजन तो होना चाहिए। अगर बेटर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है तो यहाँ पर कंपैरेटिवली शब्द की हमें ज़रूरत नहीं। सही सेंटेंस हुआ, दिस प्लेस इज बेटर देन दैट, वी मस्ट स्टे हियर फॉर सम टाइम। ठीक है दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, he failed to find out the solution to all the problems despite his thoroughly study of the book। एक बार फिर से पढ़ देता हूं, he failed to find out the solution to all the problems despite his thoroughly study of the book। क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है? देखिए, अब एक बार स्क्रीन पे आप लोग देखेंगे। हाँ, तो देखिए इस सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है thoroughly study। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? thoroughly study। ठीक है, अब इस सेंटेंस के अंदर ये जो आपने या फिर मैं सिर्फ इन दो शब्दों की बात करूं, ये शब्द अपने आप में क्या है? नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द हमें पता है, हमें ज़रूरत किसकी है? एडजेक्टिव की। यहाँ पर थोरो शब्द अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। थोरो शब्द अपने आप में एडजेक्टिव है। एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर कभी भी आप किसी भी एडजेक्टिव शब्द जो पहले से अपने आप में एडजेक्टिव है उसमें जब ly लगाते हैं तो वो शब्द एडजेक्टिव ना होकर क्या बन जाता है दोस्तों? एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? एडवर्ब। अब आप मुझे बताओ, क्या आप नाउन को क्वालिफाई किसी एडवर्ब से कराओगे? नहीं। हमने सीखा है नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं, या फिर इसको दूसरी तरीके से हम समझ सकते हैं, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आपको जरूरत पड़ी किसकी? एडजेक्टिव की। इसीलिए इसमें से ये ly हटाया जाए। सही क्या हुआ? सही हुआ लाइक थॉरो स्टडी। तो एक बार सही सेंटेंस में आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं, he failed to find out the solution to all the problems despite his thorough study of the book। ठीक है यहाँ तक। चलिए बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोगों के सामने ये रहा। हाँ, सेंटेंस है, he is wiser than intelligent। बहुत छोटा सा सेंटेंस है। चलो मैं आपको स्क्रीन पे ही समझा देता हूँ इसको, आई मीन्स बोर्ड पे समझा देता हूँ। ठीक है, he is wiser than intelligent। सेंटेंस आपके सामने। एक ये छोटा सा कंसेप्ट था जो हम मिस कर गए थे। अब देखते हैं इसका जवाब कौन दे पाता है। क्या आप में से कोई इसका जवाब देगा? कोशिश कीजिए।
देखो अगर हम बात करते हैं, अभी तक आपने कंपैरिजन, मैंने अभी तक जितनी चीज़ें आपको क्लियर करी उसमें हमने एक चीज़ सीखी कि जब आप बात करते हो किसी एक इंसान की, पर्सन की, कंपैरिजन होता है किसी दूसरे पर्सन से, लेकिन इन दोनों की जिस क्वालिटी की आप बात कर रहे हो, जिस क्वालिटी की बात करते हैं वो क्वालिटी एक ही होती है, पर्सन दो होते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ राहुल मेहुल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो राहुल और मेहुल इंसान तो दो हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग होना क्वालिटी एक है। यानी कि दो अलग अलग इंसानों की जब एक क्वालिटी के बारे में कंपैरिजन हो, वो चीज़ हमने सीखी, कंपैरेटिव डिग्री आपने यूज़ की। लेकिन यहाँ पर चीज़ थोड़ी सी अलग है। ये लिखा हुआ वाइजर किसके लिए आया है दोस्त? इस ही के लिए। इंटेलिजेंट भी कौन है? ही। यानी कि बात किसकी है? इस ही की दो क्वालिटी बताई गई हैं, क्वालिटी नंबर 1 एंड क्वालिटी नंबर 2। ठीक है, अब इस सेंटेंस में इन दोनों क्वालिटीज का आपस में क्या है? कंपैरिजन है। किस तरह से कि भाई वो वाइजर ज्यादा है, वो इंटेलिजेंट भी है, वो वाइज भी है। समझ रहे हो? वो वाइज भी है, वो इंटेलिजेंट भी है, लेकिन ज्यादा क्या है? वाइज है। तो इसीलिए वाइज का क्या कर रखा है सेंटेंस में? वाइजर। तो मतलब ये है कि मुझे कहना है मेरे हिसाब से सेंटेंस क्या होना चाहिए, सही क्या होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी जो इसका मीनिंग निकलता है वो मीनिंग ये है कि भाई उसकी दो क्वालिटी हैं, एक वाइज होना और इंटेलिजेंट होना, लेकिन ही इज, वो क्या है? ज़्यादा समझदार है बजाय लाइक इंटेलिजेंट होने के लिए। ठीक है, वाइज ज़्यादा है, इंटेलिजेंट कम है। हाँ ठीक है, तो इसका सही क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट मुझे समझाना पड़ा, ये नई चीज़ है। देखिए क्या है कि जब कभी भी आप एक ही इंसान की दो क्वालिटी के बीच में, कंपैरिजन क्वालिटी के बीच में हो, तो आप दोनों क्वालिटी को किस में रखोगे? पॉजिटिव डिग्री में। किस में रखोगे? पॉजिटिव डिग्री में। अब कंपैरिजन कैसे होगा? तो देखिए पहली वाली जो भी पॉजिटिव डिग्री है, हम जानते हैं हमेशा कंपैरिजन पहले वाले की तरफ इशारा करता है, तो आपने उससे पहले लिखना है मोर। क्या लिखना है दोस्तों? मोर। तो इसका सही होगा, इस वाइजर को हटाया जाए, सही हुआ मोर वाइज। ही इज मोर वाइज दैन इंटेलिजेंट। अगर आप लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि सर इस वाइज का तो वाइजर किया जा सकता है, तो रुक जाइए। ऐसे में आप यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है वो एक इंसान की बात नहीं, एक क्वालिटी की बात नहीं, क्वालिटी दो इंसानों की अलग अलग, एक क्वालिटी नहीं, एक इंसान की दो अलग अलग क्वालिटीज़ का कंपैरिजन है। और इसके लिए जो चीज़ हमने सीखी वो क्या हुई? पॉजिटिव डिग्री दोनों अलग अलग, ये क्वालिटी 1 की, ये क्वालिटी 2 की, और क्वालिटी 1 क्योंकि ज़्यादा है इसके लिए क्या यूज़ हुआ? मोर। अगर इसी को अपोजिट यानी कि उल्टे में करना होता तो आपको ज़रूरत किसकी पड़ती? लेस। ठीक है, कुल मिलाकर मोर और लेस अगर आ ही गए हैं तो बात तो देन से ही फॉलो होगी। ठीक है, तो देन की तो ज़रूरत आपको पड़नी है। ये आपका सेंटेंस हुआ। तो सही सेंटेंस आपके सामने बनता है, ही इज मोर वाइज दैन इंटेलिजेंट। ही इज मोर वाइज दैन इंटेलिजेंट। चलिए इसी से जुड़ा हुआ एक और सेंटेंस आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए सेंटेंस है, अर्जुन प्रूव्ड टू बी स्ट्रॉन्गर दैन स्मार्टर। स्ट्रॉन्गर देन स्मार्टर। अभी अभी आप मेरे साथ सीख चुके हैं, स्ट्रॉन्गर और स्मार्टर दोनों को कंपैरेटिव डिग्री में लिखा है, लेकिन दोनों क्वालिटी अर्जुन के ही बारे में है। इसीलिए ज़रूरी क्या हुआ? ज़रूरी ये हुआ कि आप स्ट्रॉन्गर और स्मार्टर दोनों को पॉजिटिव डिग्री में, यानी कि स्ट्रॉन्ग दैन स्मार्ट लिखना पड़ा, स्ट्रॉन्ग दैन स्मार्ट, और स्ट्रॉन्ग से पहले मोर। सही सेंटेंस हुआ, अर्जुन प्रूव्ड टू बी मोर स्ट्रॉन्ग दैन स्मार्ट। ठीक है, शायद आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। बढ़ चलते हैं आगे वाले सेंटेंस पे। आपको नज़र आ रहा है सेंटेंस नंबर क्या? लाइक लिव इट, नंबर तो मैं नहीं बोलूँगा, एक ही बात है। सेंटेंस है, द थ्री फर्स्ट कैंडिडेट्स मस्ट बी रिवार्डेड फॉर देयर परफॉर्मेंस। क्या सही होगा? देखो हमने एडजेक्टिव के अंदर शुरू में जब काइंड सीखे थे तो हमने एक चीज़ सीखी थी। क्या सीखी थी? कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, उनमें हमारे पास में डेफिनेट और इनडेफिनेट करके दो कैटेगरी थी। डेफिनेट कैटेगरी में हमने सीखे थे कौन से? एक ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स एंड मल्टीप्लिकेटिव। याद है? ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स, मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डिनल्स में हमारे पास आया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कार्डिनल्स में हमारे पास आया था 1 2 3 4 5, इस तरह से। मल्टीप्लिकेटिव में लाइक सिंगल, डबल, ट्रिपल, इस तरह से। तो इसका जो सीक्वेंस है वो भी यही होता है, OCM, यानी कि सबसे पहले ऑर्डर आएगा, फिर कार्डिनल्स आएगा, फिर मल्टीप्लिकेटिव आएगा। तो यहाँ पर जो शुरू में लिखा हुआ है द थ्री फर्स्ट
इसको 3 फर्स्ट ना करने की बजाय किया जाए द फर्स्ट 3 कैंडिडेट्स मस्ट बी रिवॉर्डेड। ठीक है, सेंटेंस अगले पे बढ़ जाते हैं। ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाय फूड फॉर हिज फैमिली सो ही इज संक इन एंग्जाइटी। He does not have some money to buy food for his family, so he is sunk in anxiety। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, अटेम्प्ट करिए आप मेरे बताने से पहले, बहुत ही आसान है। देखिए हमने एक छोटी सी चीज़ सीखी थी, जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो वहाँ पर यूज़ हम सम का नहीं एनी का करते हैं। सही सेंटेंस हुआ he does not have any money to buy food for his family, so he is sunk in anxiety। Next sentence is no less than 5 boys are waiting for you outside। no less than 5 boys are waiting for you outside। क्या सेंटेंस ठीक है? बताएं बताएं। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी भी आने बाकी हैं। ठीक है, सेंटेंस में देखो लिखा हुआ है नो लेस देन। अब देखो हमने एक चीज़ सीखी थी थोड़ी देर पहले भी, ये चीज़ आपके सामने आई है कि जब आप बात करते हो किसकी, लेस की, किसकी बात करते हो आप, लेस की। तो लेस अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री की फॉर्म है, चलो ठीक है, लेकिन किसकी कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री क्या है इसकी, लिटिल। और लिटिल को लेकर हमने एक चीज़ सीखी थी, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए आती है, लेकिन इसके बाद लिखा हुआ बॉयज़ तो कैसा है, काउंटेबल है दोस्तों। ये तो काउंटेबल हुआ और काउंटेबल है तो लेस हटाया गया, इस लेस की जगह पर करना पड़ा आपको फ्यू, लेकिन बात कुल मिलाकर कंपैरेटिव डिग्री के, इसीलिए तो क्या किया जाए, फ्यूअर। तो सही सेंटेंस हुआ नो फियर देन 5 boys are waiting for you outside। मतलब 5 से कम लड़के नहीं हैं जो आपके लिए बाहर वेट कर रहे हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस आपके सामने, he will not spend any money because he is a miser man। बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है, बहुत ही खूबसूरत और ट्रिकी है। ज़रूरत है आपको इस सेंटेंस को ध्यान से समझने की, जो चीज़ मैं आपको समझाऊं थोड़ा फोकस्ड रहना उस बात पर। एनी आंसर? देखिए लिखा हुआ है लास्ट में वाइजर मैन। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक चीज़ बता दूं मैं, वाइजर मैन, मैन अपने आप में नाउन है, और वाइजर की अगर मैं बात करूं तो वाइजर भी अपने आप में नाउन है। अरे भाई, आप नाउन के लिए नाउन की नहीं एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है, और वाइजर शब्द अगर अपने आप में नाउन ही है तो आपको फिर से मैन कहने की ज़रूरत नहीं। वाइजर का मतलब ही क्या होता है, कंजूस इंसान, इनको नाउन है ये। कंजूस को ही क्या कहते हैं, कंजूस को ही क्या कहते हैं, वाइजर। ये किसी की क्वालिटी ना होकर क्या है, उसके एक तरह के ट्रेट्स हैं, और ऐसे इंसान को आपने कहा वाइजर। ठीक है दोस्तों, ये अपने आप में नाउन शब्द है, यानी कि यहाँ पर मैन की आपको ज़रूरत नहीं। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, माइजर है, इट्स नॉट वाइजर, इट इज़ माइजर। माइजर का मतलब हुआ कंजूस, आई एम सॉरी। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस कीजिए सॉल्व, आपके सामने है, he is working out these days and now he prefers healthy food than junk food। बेहतर से आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। इसे लिखे हुए सेंटेंस में आपको पता है आपको ज़रूरत किसकी नहीं, देन की, क्योंकि हमने सीखा था प्रेफर, प्रेफरेबल जैसे शब्द जो हैं इनके बाद हम हमेशा टू का यूज़ करते हैं बजाय देन के। तो यहाँ पर लिखा हुआ देन हटाया जाए, टू सही हुआ। सही सेंटेंस जो अब आपका बनता है, ही इज़ वर्किंग आउट दीज डेज एंड नाउ ही प्रेफर्स हेल्दी फूड टू जंक फूड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, यू हैव टू अंडरस्टैंड वाई पीपल थिंक दैट यू आर अ डिप्रेस्ड मैन। You have to understand why people think that you are a depressed man। क्या सेंटेंस ठीक है, बताएं। अरे भाई थोड़ा ध्यान से देखो, मैन अपने आप में क्या है दोस्तों, नाउन है। इस नाउन से पहले लिखा हुआ क्या है, डिप्रेस। एक बार बोर्ड पे देख लो, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डिप्रेस। और अब मैं आपको समझा देता हूँ, इस डिप्रेस की अगर आप बात करते हो तो ये अपने आप में वर्ब है, और मैन नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आपको ज़रूरत किसकी पड़ेगी दोस्तों, ज़रूरत पड़ेगी आपको एडजेक्टिव की। तो वर्ब का एडजेक्टिव हम कैसे यूज़ करते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखो। वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे यूज़ होती है, एडजेक्टिव की तरह से यूज़ की जा सकती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं। इसीलिए इस डिप्रेस की बजाय क्या किया जाए, डिप्रेस्ड। समझ में आया। कभी कभी आपको एग्जाम क्वेश्चन देता है जहाँ पर कोई भी शब्द वर्ब होता है अपने आप में, उसको एडजेक्टिव की जगह लगाया जाता है। ऐसी जगह पर ख्याल रखें। जैसे कि एक सेंटेंस, एक छोटी सी फ्रेज अगर मैं और बोलूँ कि जैसे कि अगर मैं लिखूँ ही, सेंटेंस से लिख देता हूँ, ही फाउंड ऑल द
रिक्वायर एलिमेंट्स, उसे जितने भी ज़रूरी एलिमेंट्स हैं वो मिल गए हैं। तो ही फाउंड ऑल द किसके लिए आया भाई, इस एलिमेंट नाउन के लिए। नाउन अपने आप, ये नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरत एडजेक्टिव की है, लेकिन वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही आप एडजेक्टिव की तरह से यूज़ कर सकते हो, इसलिए सही क्या हुआ, रिक्वायर्ड। सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। बढ़ चलते हैं अपने अगले सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन पर देखिए एक बार। आई एम अ बिग फैन ऑफ अरिजीत, I like all his beautifully songs. Arijit, I am a big fan of Arijit. I like all his beautifully songs. क्या सेंटेंस ठीक है? अरे भाई कहाँ ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो। हमने थोड़ी देर पहले एक चीज़ समझी थी कि अगर एडजेक्टिव के साथ आपने ly जोड़ दिया तो वो अपने आप में एडवर्ब बन जाएगा। सॉन्ग्स अपने आप में क्या है, नाउन है। नाउन से पहले क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो इस ब्यूटीफुली को हटाया जाए, सही क्या होगा, ब्यूटीफुल। ठीक है, सही हुआ ब्यूटीफुल। सही सेंटेंस अब बनता है आई एम अ बिग फैन ऑफ अरिजीत, आई लाइक ऑल हिज ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वालिटीज, when it comes to comparison between the two, quality is the most important than quantity. बताइए, when it comes to comparison between the two, quality is the most important than quantity. सेंटेंस में क्या एरर है? शाबाश, ये चीज़ें आपने मेरे साथ सीखी हैं। कितना खूबसूरत सेंटेंस है। और इस सेंटेंस के अंदर देखो, जब बात आ रही है कंपैरिजन बिटवीन द टू, कंपैरिजन कितने लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में जब भी कंपैरिजन होता है तो आपको ज़रूरत पड़ती है कंपैरेटिव डिग्री की, ना कि सुपरलेटिव डिग्री की। तो इसमें जो लिखा हुआ है क्वालिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैन क्वांटिटी, तो इसको क्या करना पड़ा, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट दैन क्वांटिटी। ठीक है, सेंटेंस अगला देखिए आपके सामने। आउट ऑफ मनी, लव एंड हेल्थ, आई थिंक हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल पिछले वाला जैसा सेंटेंस है, आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि अब बात यहाँ पर कंपैरिजन एक के बीच में नहीं, तीन के बीच में बात हो रही है। आउट ऑफ मनी, फैमिली एंड हेल्थ, आई थिंक हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट ना होकर क्या होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक को बाकी दो से ज़्यादा बताया जा रहा है। अच्छा, कंपैरिजन एक नहीं, तीन लोगों के बीच में है, एक को एक से ज़्यादा चीज़ से अच्छा बताया गया है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। और अगला सेंटेंस आपके सामने, हिज गुड क्वालिटीज इंक्लूड his ability to take quickly and appropriate decision आपका नाउन है, बताइए क्या एरर है। चलो मैं बता देता हूँ। थोड़ी देर पहले हमने सीखा था एक चीज़ कि अगर आप किसी भी एडजेक्टिव के साथ ly जोड़ते हो तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब। गौर से देखिए, डिसीजन अपने आप में क्या है, नाउन। एप्रोप्रिएट नो डाउट आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, लेकिन एंड से जुड़ा हुआ दूसरा एडजेक्टिव क्विकली एंड एप्रोप्रिएट, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं, तो एडजेक्टिव ही बनाना पड़ा इनको। क्विक एंड एप्रोप्रिएट डिसीजन सही होगा। ठीक है, इस बारे में हम सीख चुके हैं कि किस तरह से एडजेक्टिव में ly लगाकर या फिर एडजेक्टिव में कुछ चेंजेस कर कर उसे एडवर्ब बनाकर एग्जाम आपको देता है, लेकिन ज़रूरत एडजेक्टिव की होती है। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर। MS धोनी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड फाइन प्लेयर्स हु हैड अ गुड कंट्रीब्यूशन इन क्रिकेट। महेंद्र सिंह धोनी is one of the most popular and fine players who had a good contribution in cricket। क्या सही होगा दोस्तों, बताओ। अरे भाई सही क्या है, आपको पता ही है, जब बात हो रही है किसकी, महेंद्र सिंह धोनी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड फाइन प्लेयर्स, कई सारे प्लेयर्स में से बात हो रही है। क्या मतलब, सुपरलेटिव डिग्री को जोड़ा जा रहा है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट पॉपुलर अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर फाइन का भी तो फाइनेस्ट करना पड़ा। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लो। ही इज एल्डर देन हिज वाइफ बाई 10 years। ही इज एल्डर देन हिज वाइफ बाई 10 years। अब एक बार स्क्रीन से ध्यान हटाइए और समझिए मेरे साथ बोर्ड पे।
देखिए आपके सामने एक शब्द आया है एल्डर, ठीक है। इसी के जैसा एक शब्द और होता है जिसे हमने कहा ओल्डर। क्या कहा दोस्तों? ओल्डर। अगर हम बात करते हैं एल्डर, तो एल्डर यूज किया जाता है किसके लिए? एल्डर यूज किया जाता है लाइक जब भी आप किसी को बड़ा बताते हो किसी से, जब भी कोई लिविंग चीज हो, क्या हो? लिविंग, ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं एल्डर, तो एल्डर कंपैरिजन के बाद लेता है टू, ठीक है। किसके पास क्या लेता है? टू। और अगर हम ओल्डर की बात करें तो ओल्डर याद रखिए आपका लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों के साथ यूज़ किया जा सकता है। और इसके साथ कंपैरिजन में ज़रूरत पड़ती है किसकी? देन की। एल्डर के साथ टू, ओल्डर के साथ देन की, ठीक है। ऐसा क्यों? तो आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। इसकी कोई पॉजिटिव डिग्री नहीं है, इस शब्द की कोई पॉजिटिव डिग्री नहीं है, लेकिन इस शब्द की पॉजिटिव डिग्री है। और हमने एक चीज़ सीखी थी, जिनकी पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री अलग अलग नहीं होती, उनके साथ हम टू लगाते हैं, ठीक है। तो ये उसी शब्द के अंदर शामिल हो गया कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं? ठीक है। अब बारी आती है इस ओल्ड की, तो इस ओल्ड की पॉजिटिव डिग्री है और इसमें ईआर लगाकर कंपैरेटिव, जब भी आप ईआर लगाकर कंपैरेटिव बना रहे हो तो ये क्या हुआ? देन इसको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इन दोनों में एक और बड़ा चेंज है, और वो चेंज क्या है कि एल्डर आप तब यूज करते हो जब आप बात करते हो एक ही फैमिली मेंबर की आपस में। किसकी बात करते हो? एक ही फैमिली मेंबर्स। लेकिन ये चीज़ रटा दी जाती है कि एल्डर हम फैमिली मेंबर्स के साथ यूज़ करते हैं और ओल्डर हम बाकी जगहों पर यूज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ समझिए दोस्तों कि फैमिली मेंबर होने का मतलब है कि उनका बर्थ एक, उसकी पेरेंटिंग एक हो, उनकी पेरेंटिंग एक हो, ठीक है। यानी कि ये शब्द यूज़ होगा व्हेन पेरेंट्स आर सेम, जब पेरेंट्स क्या हों? सेम हों, तब यूज़ होगा। लेकिन आप मुझे बताओ, वाइफ और हस्बैंड और वाइफ के क्या पेरेंट्स सेम होते हैं? बिल्कुल नहीं ना। तो ऐसे में यहाँ पर ज़रूरत आपको एल्डर की नहीं, शब्द को हटाया जाए, किसको? एल्डर को, और सही होगा ओल्डर, ठीक है। ही इज़ ओल्डर देन हिज वाइफ बाई 10 ईयर्स, वो अपनी वाइफ से 10 साल बड़ा है, ठीक है। अब देखो फैमिली वाली बात होती तो भाई वाइफ फैमिली तो है, लेकिन पेरेंटिंग सेम नहीं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। बात यहाँ पर होती है पेरेंटिंग की, ठीक है। याद रह जाएगी शायद। ये सभी के साथ यूज़ किया जा सकता है, ये सिर्फ लिविंग में यूज़ होगा। एक और अच्छा सेंटेंस यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आप मैं समझा सकता हूँ, लिविंग और नॉन लिविंग किस तरह से दिया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ दिस हाउस इज एल्डर देन दैट, क्या ये सही होगा? नहीं ना। ये हाउस के लिए अगर आप एल्डर यूज कर रहे हो तो गलत हुआ भाई। नॉन लिविंग के लिए किसकी जरूरत पड़ी आपको? ओल्डर। ये एक छोटा सा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर, बाकी के जो भी सेंटेंस है, अगले सेंटेंसेस आपके सामने हैं। देखिए सेंटेंस है, इफ यू इन्फॉर्म योर्स अराइवल टाइम आई प्रॉमिस यू टू रिसीव एट द रेलवे स्टेशन। एक बार फिर से सुनिए, जाना पहचाना कंसेप्ट है, बिल्कुल आपने सीखा है मेरे साथ। जो लोग पहली बार क्लास देख रहे हैं, पीछे की क्लासेस जरूर देख लें। इफ यू इन्फॉर्म योर अराइवल टाइम, इफ यू इन्फॉर्म योर्स अराइवल टाइम आई प्रॉमिस यू टू रिसीव यू एट द रेलवे स्टेशन। दोस्तों योर्स हम जानते हैं अपने आप में पॉजेसिव केस ही है और एडजेक्टिव शब्द है, और पॉजेसिव शब्द पहले से अगर अपने आप में है एपोस्ट्रोफी एस की ज़रूरत नहीं। वैसे भी एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ यूज़ करना हुआ, ठीक है। तो सही सेंटेंस हुआ इफ़ यू इन्फॉर्म योर अराइवल टाइम, ठीक है। अगला सेंटेंस आपके सामने है, देयर वर नो लेस देन 40 बॉयज़ व्हेन सुमित अब्यूज्ड स्नेहा। देयर वर नो लेस देन 40 बॉयज़ व्हेन सुमित अब्यूज्ड स्नेहा। गौर से देखिए सेंटेंस, आपको समझ आ जाएगा। थोड़ी देर पहले आप मेरे साथ लेस का कंसेप्ट सीखते हुए आए हैं। लेस किसके लिए यूज होता है? लिटिल के लिए। ध्यान से सुनिए, लेस किसके लिए यूज होता है? लिटिल के लिए। और लिटिल के लिए, अगर लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए आता है, लेकिन आगे लिखा हुआ 40 बॉयज़ अपने आप में काउंटेबल हुआ और इसीलिए लेस को हटाकर फ्यूअर आपको करना पड़ा। सेंटेंस सही हुआ, देयर वर नो फ्यूअर देन 40 boys when Sumit abused Sneha। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर, द ओरिएंटेशन ऑफ इंदिरा आवास योजना इज बेटर देन दैट ऑफ अदर हाउसिंग स्कीम्स। बताइए सेंटेंस में क्या ठीक हुआ? द ओरिएंटेशन ऑफ इंदिरा आवास योजना इज बेटर देन दैट ऑफ अदर हाउसिंग स्कीम्स।
अरे भाई कंपैरिजन की बात हो रही है। द ओरिएंटेशन ऑफ इंदिरा आवास योजना इज बेटर देन दैट ऑफ अदर हाउसिंग स्कीम्स। अपने आप में कैसा हुआ, ज़्यादा हुआ, यानी कि ऑल की मैं बात कर लूँ, कंपैरिजन किसका हो रहा है, एक का कंपैरिजन ऑल के साथ, ये तो सही नहीं। अगर आपको इसको दो तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, या तो यहाँ पर लगाओ सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री लगाते हो तो सेंटेंस क्या होगा, द ओरिएंटेशन ऑफ इंदिरा आवास योजना is the best of all the other housing schemes, ठीक है, all the housing schemes of all housing schemes, करेक्ट, ठीक है। और अगर इसी के साथ अगर आप लगाना चाहते हो, क्या कंपैरेटिव डिग्री रखना चाहते हो, तो इसको क्या करना पड़ा, आपको करना पड़ा द ओरिएंटेशन ऑफ इंदिरा आवास योजना इज बेटर देन दैट ऑफ, इसके बाद दैट ऑफ के बाद एनी अदर हाउसिंग स्कीम करना पड़ेगा, स्कीम्स का एस भी हटाना पड़ेगा। एनी किसके लिए आता है दोस्तों, किसी भी सिंगुलर चीज के लिए आता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस ठीक हो गया होगा, कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसके बारे में हमने कल की जो क्लास थी उसमें ये चीज सीखी थी, ठीक है। अगला सेंटेंस आपके सामने, शी हार्डली हैज सम गुड बुक टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। शी हार्डली हैज सम गुड बुक टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। क्या सही हुआ, देखिए एक बार। अरे भाई थोड़ी देर पहले भी हमने सीखा था नेगेटिव सेंटेंसेस में कभी भी आप सम यूज़ नहीं करते, एनी यूज़ करते हो, ठीक है। अब आप कहोगे सर नेगेटिव कहाँ है, तो हमने एक और चीज़ सीखी थी, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, लाइक ये ऐसे शब्द जो भी हैं, नेवर, ये अपने आप में नेगेटिव शब्द हैं। अगर नेगेटिव शब्द आपको दिया गया है तो इसके साथ ज़रूरत किसकी नहीं, सम की नहीं, सम को हटाया जाए, एनी किया जाए, ठीक है। एक इम्प्रूवमेंट हुआ, बुक तो सिंगुलर है ही अपनी। अगले सेंटेंस पे आ जाइए, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट आयुष मैरिड अ गर्ल हु वाज मोर एजुकेटेड एंड मोर टॉल दैन ही। क्या सेंटेंस ठीक है, आयुष मैरिड अ गर्ल, शुरू से पढ़ते हैं, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट आयुष मैरिड अ गर्ल हु वाज मोर एजुकेटेड एंड मोर टॉल देन ही। बड़ा ही आसान, मोर एजुकेटेड लिखा हुआ है, ठीक है भाई। आयुष का कंपैरिजन, उस लड़की का कंपैरिजन आयुष के साथ है, मोर एजुकेटेड, ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन एंड के बाद भी तो कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। कहोगे कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन जब भाई टॉल का टॉलर हो सकता है तो मोर की ज़रूरत नहीं, ठीक है, मोर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब एक ही दो अलग अलग इंसानों की सेम क्वालिटीज़ की बात हो रही है, दो अलग अलग इंसानों के बीच में कंपैरिजन है। और जब हम एक ही इंसान की क्वालिटीज़ के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो आपकी जो एडजेक्टिव्स हैं वो पॉजिटिव डिग्री में रहेंगे, ठीक है। आगे वाले सेंटेंस पे बढ़ चलते हैं। अगला सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, बोथ सुषमा एंड जया और सुषमा, अच्छा ऐसा था, बोथ सुषमा एंड जया आर एक्सेलेंट प्लेयर्स बट आई थिंक लेटर इज बेटर। क्या ये चीज़ ठीक है, लेटर इज बेटर? अरे बताओ ना, नहीं, एक बार देखो स्क्रीन के ऊपर, आई मीन बोर्ड के ऊपर, समझने की कोशिश करो। अब मैं आपको समझाता हूँ एक छोटी सी बात, और ये छूट गया था पढ़ाते वक्त, कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस सेशन इसीलिए रखा गया है भाई, ताकि जो भी बची हुई चीज़ें हैं वो हम समझ सकें। देखो, जब कभी भी हम बात करते हैं आपके सामने शब्द आते हैं तीन, एक हुआ लेटर, एक हुआ लाटर, एक हुआ लेटर। अगर इस लेटर की बात करते हो तो उसका मतलब होता है पत्र। क्या होता है? पत्र, या फिर आप इसे अक्षर भी कह सकते हो भाई, जैसे कि ये एक लेटर ही तो है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस लेटर की और इस लेटर की, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये लेटर अपने आप में एक एडवर्ब शब्द है और इसका मतलब होता है बाद में। क्या होता है? बाद में। ये शब्द आप सुनते होंगे जब आप किसी भी अपने चहेते, अपने किसी भी प्यारे इंसान को कॉल करते होंगे तो एक खूबसूरत सी आवाज़ आपको सुनाई देती होगी, द नंबर यू हैव कॉल्ड इज स्पीकिंग टू समवन एल्स, काइंडली कॉल अगेन लेटर। द नंबर यू हैव कॉल्ड इज स्पीकिंग टू समवन एल्स, किसी और से। तो भाई वो उसने कहा कॉल अगेन लेटर, तो लेटर का मतलब क्या हुआ? बाद में। ये टाइम की बात करता है। अगर इस शब्द की मैं बात करूं लाटर, तो देखो ये शब्द की जोड़ी समझो, दो शब्दों को आप एक साथ सीख सकते हो, एक हुआ आपका फॉर्मर, एक हुआ लाटर, ठीक है। क्या होता है जब दो चीज़ों का जिक्र हो? किसका जिक्र हो? दो चीज़ों का।
इन दो में से जब भी आप जिक्र करते हो, जैसे कि मैं दो नाम लिख देता हूं भाई, मैंने लिखा रामा एंड श्यामा, ठीक है, दो नाम लिखे मैंने, रामा एंड श्यामा। अब मैं इन दोनों के बीच में कोई भी बात कह रहा हूं, आगे कोई भी बात चल रही है, फिर मैं कहूं फॉर्मर इज अ डॉक्टर, मैंने कहा फॉर्मर क्या है, एक डॉक्टर है। तो फॉर्मर किसके लिए आया? जब भी फॉर्मर की आप बात करते हो, लाटर की बात करते हो, तो याद रखें जिन दो चीज़ों का, जिन दो आदमियों का, जिन दो इंसानों का, किसी भी दो चीज़ों का अगर आप डिस्कशन आपने किया है, तो जो पहले डिस्कशन में आया, जो पहले डिस्कशन में आया वो होता है आपका फॉर्मर, ठीक है, और जो बाद में डिस्कशन में आया वो होता है लाटर। क्या होता है दोस्तों? लाटर, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना, लेटर नहीं लाटर, ठीक है, LATTER, ख्याल रहेगा। तो इस सेंटेंस में बताओ मुझे लेटर की ज़रूरत है या लाटर की? सेंटेंस के मीनिंग से आपको पता चल जाएगा कि भाई सुषमा और जया दोनों ही एक्सेलेंट प्लेयर हैं, लेकिन मुझे लगता है बाद वाली ज़्यादा, बाद वाली कौन? सुषमा और जया, दो लोगों का जिक्र हुआ, तो जया जिसका जिक्र बाद में हुआ है, लाटर इज बेटर। बेटर क्यों हुआ है आपको पता चल गया होगा, क्योंकि दोनों के बीच में कंपैरिजन है, लाटर वाले को फॉर्मर वाले से ज़्यादा अच्छा बताया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर से सेंटेंसेस आपके स्क्रीन पर देखिए एक बार। नो कंट्री इज मोर टेक्निकल देन जापान, बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस। इस सेंटेंस का जवाब आप लाइव चैट में दे रहे हैं, अच्छी बात है, आप इस सेंटेंस का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ठीक है। आई जस्ट वांट टू नो कि कौन, अभी दे दीजिए, अभी जब आप सीख रहे हैं उसी वक्त, मेरे बताने के बाद नहीं, अभी इसका आंसर दीजिए, ठीक है, पोज करके दे दीजिए। तो सेंटेंस है नो कंट्री इज मोर टेक्निकल देन जापान। मैं लिख देता हूं, देखो एक बार बोर्ड पे। देखिए हमने ऐसी कोई बात शायद लास्ट की क्लास में सीखी थी कि भाई मैंने कहा जापान से ज़्यादा कोई कंट्री क्या नहीं है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। तो क्या सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए? नहीं, अरे भाई ज़रूरत ही नहीं है। जापान का कंपैरिजन नो कंट्री अपने आप में सिंगल माना जाएगा, जब कोई चीज़ है ही नहीं तो उसे प्लूरल नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये एक हुआ, ठीक है। तो भाई नो कंट्री, इस नो कंट्री के अंदर अगर मैं बोलूँ कि ये आपका वर्ल्ड है, इसमें सारी कंट्रीज़ हैं अलग अलग जगह पर, है ना, ये सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे देश हैं, और सारे के सारे देश फिलहाल तो कोरोनाग्रस्त हैं लेकिन चलो समझते हैं अपने काम के मुद्दे की बात। मैंने कहा मान लो कि ये जापान है, ये जापान है, मैं कहूँ जापान किसी भी देश से ज़्यादा टेक्निकल है, तो किसी भी देश में तो जापान खुद भी तो आ गया, अरे आया कि नहीं आया, इंक्लूड हो गया। याद करो एक्सक्लूड करने वाली बात, जब आप इसे एक्सक्लूड करोगे जापान को, तब जाकर इसमें से आपको क्या बात बनेगी, ठीक है, तब कंपैरिजन हो पाएगा। अब यहाँ पे तो जापान का कंपैरिजन जापान से भी हो रहा है, जापान जापान से ज़्यादा तो नहीं टेक्निकल, ठीक है। तो ऐसे में आपको करना पड़ा नो, या फिर आपको सही जो करना पड़ा वो क्या करना पड़ा, नो एनी अदर कंट्री इज मोर टेक्निकल देन जापान। इसका मतलब क्या हुआ, जापान से ज़्यादा टेक्निकल कोई दूसरी और कंट्री नहीं है, ठीक है। तो इसका इंप्रूवमेंट कर लीजिए। अब सही सेंटेंस हुआ, सही सेंटेंस क्या बना, नो एनी कंट्री इज मोर टेक्निकल देन जापान, ठीक है दोस्तों। किलिंग, अब सेंटेंस अगला आपके सामने है ही, किलिंग अ मदर एलिफेंट इन केरला इज डिस्पिकेबल एक्ट। डिस्पिकेबल आप मेरे साथ सीख चुके हैं दोस्तों, डिस्पिकेबल यानी कि जिसे देखने योग्य भी नहीं, ऐसा एकदम से घिनौना जिसे आप कह सकते हो, एक घिनौना एक्ट था, कृत्य था, बाय एनी ह्यूमन, किसी भी ह्यूमन के द्वारा। नाउ टाइम हैज़ कम, फ्यू पीपल हैव टू डू समथिंग टू सेव द ह्यूमैनिटी। फिर से सेंटेंस पढ़ देता हूं मैं आप लोगों के लिए। किलिंग अ मदर एलिफेंट इन केरला इज despicable act by any human. Now time has come, few people have to do something to save the humanity. बताइए सेंटेंस में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या करना पड़ेगा, सोचिए सोचिए सोचिए। अरे भाई देखो, टाइम हैज़ कम, नाउ टाइम हैज़ कम, few people
हैव टू डू समथिंग, अरे कुछ लोगों को तो ज़रूर करना पड़ेगा। कितने, फ्यू को हमने समझा था, फ्यू, लिटिल, और दोनों के बीच में हमने कंपैरिजन सीखा था। फ्यू की कैटेगरी थी 3, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, याद है? अरे भाई फ्यू का मीनिंग हमेशा नेगेटिव होता है, इतने कम कि काम ही ना चले। अरे कुछ भी करने के लिए आप बोल रहे हो कि कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ लोगों को तो थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो कितने लोगों को करना पड़ेगा जिनसे काम ही ना चले? नहीं ना, थोड़े हो मान लिया, लेकिन इतने थोड़े तो कम से कम हो भाई, इतने लोग तो हों कि काम चल जाए, जो आप करना चाहते हो वो पर्पस तो पूरा हो, ठीक है? इसीलिए फ्यू ना होकर क्या सही हुआ? अ फ्यू। याद रखिए पॉजिटिव सेंटेंस है तो वहां पर आपको अ फ्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों? जिसने फ्यू और लिटिल वाला कम नहीं देखा है वो पीछे की क्लासेस में आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बना दी गई है। अगला सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन पर फिर से एक बार नजर डालिए। देखो आपके सामने लिखा हुआ है, he has the ability to change, he has the ability to change himself according to a new environment. He has the ability to change himself according to the new environment very easily than his younger brother. बताइए। आंसर दीजिए भाई। इसमें सही करने की जरूरत पड़ी एनवायरनमेंट वेरी इजीली दैन हिज यंगर ब्रदर की जगह पर सही सेंटेंस हुआ एनवायरनमेंट वेरी इजियर दैन हिज यंगर ब्रदर। इजियर, ठीक है, कंपैरिजन है तो इजीली की बजाय इजियर करना पड़ेगा आपको, ठीक है दोस्तों? अगला सेंटेंस आपके सामने, द वेदर इज कंपैरेटिवली बेटर इन February, सो वी ऑल हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स इवेंट इन आवर कॉलेज। क्या सेंटेंस ठीक है? फिर से पढ़ता हूं, द वेदर इज कंपैरेटिवली बेटर इन February, सो वी ऑल हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स इवेंट इन आवर कॉलेज। समझिए इस बात को, लिखा हुआ है द वेदर इज कंपैरेटिवली बेटर। अरे भाई हमने थोड़ी देर पहले कंपैरेटिव बेटर ये दोनों चीज़ के बारे में भी डिस्कशन किया था। हम जानते हैं बेटर कब यूज़ होता है दोस्तों? बेटर तब यूज़ होता है बेटर जब कंपैरिजन हो, ठीक है? यानी कि कंपैरेटिव डिग्री की ज़रूरत तब पड़ती है जब एक का कंपैरिजन एक से हो। क्या इस मंथ फरवरी का कंपैरिजन किसी और से है? नहीं है ना। वेदर की बात कर रहे हो आप कि वो अच्छा है, तो आप एक काम करेंगे, इस बेटर को नहीं यूज कर सकते लेकिन कंपैरेटिवली तो अब यूज हो सकता है। कंपैरेटिवली आपने यूज किया और बेटर को हटाया, इस बेटर की जगह आपने लिखने की सही कोशिश करी, वो क्या है? गुड। आप चाहे तो कंपैरेटिव डिग्री की ऊपर क्लासेस बनी हुई हैं, 2 क्लासेस हैं, उन दोनों को देखेंगे, ये कंसेप्ट बड़ी प्यार से समझ में आएगा। प्रैक्टिस सेशन है, थोड़ा स्पीडली हमें चलना हुआ। अगला सेंटेंस देखिए, सही सेंटेंस पता चल गया, द वेदर इज कंपैरेटिवली गुड in February, so we all have decided to conduct a sports event in our college. Next sentence, this mobile is superior and more advanced than previous one. अगला फिर से सेंटेंस पढ़ता हूँ, this mobile is superior and more advanced than the previous one. तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल है, आप सीख चुके हैं ये चीज़ मेरे साथ। सही होगा दिस मोबाइल इज सुपीरियर टू होगा। हम जानते हैं सुपीरियर देन को फॉलो नहीं करता, अगर एंड से जुड़े हुए दोनों एडजेक्टिव्स सेम शब्द को फॉलो नहीं करते, जैसे कि मोर के लिए आपको देन की ज़रूरत पड़ती है और सुपीरियर, सीनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है टू की। अगर ये 2 अलग अलग शब्द आए हैं तो इन दोनों को, इनके सपोर्टिंग जो भी वर्ड हैं वो इनके साथ देने होंगे। सही सेंटेंस हुआ, सही सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा? द वेदर इज़ कंपैरेटिवली, सॉरी मैं पिछले वाला पढ़ गया, द मोबाइल इज़ सुपीरियर टू एंड मोर एडवांस्ड दैन प्रीवियस वन। ठीक है दोस्तों, मोर के लिए देन हो गया, सुपीरियर के लिए टू उसी के साथ आ गया। अगला सेंटेंस, नो लेस देन 100 एप्लीकेशंस
have been received this year requesting an additional class of science subject। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने मैसेज के थ्रू तो दे ही दी होगी, आज दिन के अंदर आपके पास मैसेज आया होगा, बट फिर से बता देता हूँ कि साइंस की जो जनरल साइंस की जो क्लासेस हैं वो हमारे चैनल पे शुरू हो चुकी हैं, तो उसके वीडियोस आपको भेज दिए जाएंगे, लिंक शेयर करेंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी तक लिंक शेयर नहीं किया पहुँच पा रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साइंस की क्लासेस भी अब से आप रेगुलर देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। सो द वर्ड, इसके अंदर क्या करना चाहिए एक बार फिर से देखो, आपने कंसेप्ट वही है। इससे तीसरा सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। नो लेस देन 100 एप्लीकेशंस, काउंटेबल चीज़ें हैं, लेस देन ना यूज़ होकर फ्यूअर देन होगा। ठीक है, नो फ्यूअर देन 100 एप्लीकेशंस। इंप्रूवमेंट समझ में आया दोस्तों? ओके, बट चलते हैं अपने अगले सेंटेंस पर। ही हैज़ मैनेज्ड टू सेल नो फ्यूअर दैन 250 kg वेजिटेबल देन 250 kg वेजिटेबल टुडे, आई होप टुडे ही मेड सम प्रॉफिट। अरे भाई, सेंटेंस के अंदर बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में थोड़ी देर पहले हमने सीखा था, काउंटेबल चीज़ों के लिए हम फ्यूअर यूज़ करते हैं। यहाँ पर तो वेजिटेबल है, अनकाउंटेबल है और तोल के लिखा हुआ है। जब तोल के ही लिखा हुआ है तो अनकाउंटेबल चीज़ें हुई ना भाई, अनकाउंटेबल चीज़ें हैं तो उसके लिए फ्यूअर नहीं लेस देन होगा। सही क्या हुआ? ही हैज़ मैनेज्ड टू सेल नो लेस देन 250 kg वेजिटेबल टुडे। अगला सेंटेंस, little knowledge of English proved very useful to Ankit in qualifying the bank PO exam। ठीक है, little knowledge of English proved very useful to Ankit in qualifying the bank PO exam। क्या सही होगा? अरे भाई, लिटिल नॉलेज अपने आप में नेगेटिव हुआ ना। थोड़ी देर पहले हमने सीखा लिटिल द फ्यू के बारे में सीखा था। ये बिना ए के आता है तो न के बराबर, इतना कि जिससे काम चल जाए। अगर वो क्वालिफाई कर पाया बैंक पीओ का एग्जाम तो इतना नॉलेज तो था कि उसका काम निकल गया। तो यहाँ पर सही क्या हुआ? अ लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश। क्या हुआ? अ लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश proved very useful to Ankit in qualifying the bank PO exam। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी आज प्रैक्टिस सेशन। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चंस, कुछ अच्छी टाइप्स आपके सामने आई हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर चुके हैं बहुत अच्छे से, अगर सारे क्वेश्चंस ठीक है तो यकीन मानिए अब यहाँ से आपकी कोई गलती नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोगों से गलतियां हुई हैं किसी भी तरह से किसी भी जगह पर तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें और अपना स्कोर 30 out of 30 बना के देखिए। ठीक है दोस्तों, सो इट वाज वंडरफुल टू मीट यू अगेन इन दिस टाइम एंड गुड नाइट दोस्तों, टेक केयर, बाय।